अस्सलाम वालेकुम। आप सबका फिर से खैर वेलकम है। आज करिकुलम का 8वां दिन है और अभी फर्स्ट हाफ को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर जमाल अख्तर सर को दावत दूंगा कि वो रिसर्च की बुनियाद के रिगार्डिंग अपनी सारी मालूमात हम सब के बीच रखें। इससे पहले जमान सर के बारे में लोग कह रहे कि जमान सर जब इस कॉलेज में आए थे तब तक हम लोग का यूजी हो चुका था, तो ये हम लोग के लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि सबसे हम लोग कुलियात नहीं पढ़ पाए या नहीं सीख पाए। लेकिन बाद में जब बीजी में एडमिशन हुआ तो कुछ लेक्चर करके सुने हैं तो काफी इंफॉर्मेटिव, वेल एक्सप्लेनेटरी और एलेमेंट्री बताते हैं, समझाते हैं और काफी आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी बातों से और आप खुद उस पर खो जाएंगे उनकी बातों में। इसके अलावा अभी यूजी के बच्चों में देखा जा रहा है कि जैसे ही जमात पर स्टेज पे आते हैं तो काफी गर्मजोशी के साथ सवाल किया जाता है और ये अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट्स किसी टीचर के लिए इतना मोहब्बत जाहिर करें। और मैं चाहूंगा जमान सर से कि रिसर्च इन बुनियाद के ताल्लुक से भी हम सबको जो नए लोग आए हैं इसको भी अपनी मालूमात से रूबरू कराएं। तो डॉक्टर जमाल अहमद सर डाइस पे आए और बहुत शुक्रिया, मशकूर में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हालांकि ऐसा नहीं है तो टीचर की जिम्मेदारी ही है कि अपने हक को बखूबी अदा करें, क्योंकि जिस काम के लिए हमें पैसे दिए जाते हैं अगर उस काम को हम पूरा नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन हमें उस बात से पूछना चाहिए। तो ये तो हमारा फर्ज है। बहरहाल जितना हम जानते हैं उतना तो कम से कम अपने स्टूडेंट को देने की कोशिश करें। डॉक्टर मशहूर और उनकी टीम न्यूली एडमिटेड पीजी स्कॉलर, आज का ये जो टॉपिक दिया गया है रिसर्च इन कुलियात। बेसिकली ये टॉपिक है कुलियात की रिसर्च से के ताल्लुक से तो रहेगा ही, साथ में कुछ चीजें जो होंगी वो जनरल सबके लिए होगी, क्योंकि रिसर्च में जो बायस है, जो आने वाली परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अगर हम पहले से जान लें तो अपने टॉपिक को चूज करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो चाहे वो कुलियात हो, चाहे वो मुआहिल अमराज हो, तहफ़्फ़ुज़ समाजी दिक हो, चाहे मुआलजात हो, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप टॉपिक को चूज करेंगे तो आपको क्या क्या एहतियात बरतना है ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक है उसका स्पेशली कुलियात के ताल्लुक से दिया गया है तो ज्यादातर चीजें जो है कुलियात से होंगी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कॉमन होंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रिसर्च है क्या। अगर हमको यही नहीं पता हो कि रिसर्च है क्या तो आगे का काम हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो रिसर्च और इन्वेंशन इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते। इन्वेंशन एक अलग चीज है, रिसर्च एक अलग चीज है। रिसर्च में क्या होता है कि जो चीज हमें पहले से पता है उन पता चीजों से फिर हम एक नई चीज निकाल लें, वो चीज रिसर्च कहलाती है। इसीलिए नाम भी है उसका रिसर्च, यानी खोजी हुई चीज है फिर से आप खोज। तो ये तो आप पहली चीज समझ लीजिएगा कि रिसर्च और इन्वेंशन में बहुत बड़ा फर्क है। इन्वेंशन बिल्कुल नई चीज होती है और रिसर्च क्या है कि जो चीजें हमें पता है उसके बेस पे फिर कुछ नई चीज हम पता कर लें तो ये चीज रिसर्च कहलाती है। तो कुछ अलग अलग लोगों ने डिफिनेशन दी है रिसर्च की। उसमें पहले आपके कि रिसर्च इज ए कॉमन पार्लेंस रिफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज, यानी नॉलेज को सर्च ही करना क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है।
दूसरी को एक डेफिनेशन दी गई है कि रिसर्च इज साइंटिफिक एंड सिस्टमिक सर्च फॉर pertinent information on a specific topic. यानी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे साइंटिफिक और सिस्टमिक सर्च करना ये रिसर्च। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे साइंटिफिक और सिस्टमिक तरीके से सर्च करना ही रिसर्च कहलाता है। यदि एक और डेफिनेशन दी गई है रिसर्च की, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी रिसर्च क्या है? एक आर्ट है किसी भी चीज के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना। यानी कोई भी चीज आप तलाश कर रहे हैं तो उसको साइंटिफिक पैरामीटर पे आप कैसे उसको बयान कर सकते हैं, तो ये चीज क्या है? ये भी रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल में या इस हेल्थ सिस्टम में, बल्कि किसी भी फील्ड के अंदर आप कोई चीज आप तलाश कर रहे हैं, यानी जो पहले से चीजें पता है, हमको मालूम है, उनके बेस पे अगर हम नए फैक्ट्स तलाश कर रहे हैं तो वो भी चीज क्या कहलाएगी? रिसर्च कहलाएगी। Some people consider research is a movement या movement from the known to unknown। यानी जो चीजें हमें पता है उसके बेस पे अननोन चीज का पता करना रिसर्च कहलाता है। क्या अगर अपनी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो मालूम शुदा चीजों से नामालूम चीजों का पता लगाना रिसर्च कहलाता है। जो चीजें हमें पता है, जो फैक्ट हमें मालूम है, उनको सामने रख के उन फैक्ट से नए फैक्ट्स निकालना, यही चीज रिसर्च कहलाता है। अब देखते होंगे आपको फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मंतिक व फलसफा। हम सोचते रहते हैं कि यार हम तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पता नहीं कहां से मंतिक और फलसफा। मंतिक और फलसफा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ब्रेन को खोलता है। आप देखते हो कि जितने भी बड़े एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग असल में वो मंतिक ही, रीजनिंग जो है रियल में मंतिक का ही एक पार्ट है। तो इस तरह की चीजों से क्या होता है कि ब्रेन हमारा खुलता है, नई चीजें सोचने की सलाहियत बढ़ती है। देखो कोई भी चीज, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ तमाम लोगों से, स्टूडेंट से और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूंगा कि अपना जो नाता है वो किताबों से हमेशा रखिए। जितना ज्यादा आप किताब पढ़ेंगे नॉलेज आपका खुद ब खुद बढ़ता है। अभी आप यूजी में थे, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यूजी लेवल में आपके अंदर क्या चेंज था और पीजी में क्या चेंज आया। अभी तो सिर्फ डैशिंग आई, लेकिन जब पीजी करके निकलेंगे तब आपको एहसास होगा अरे यार ये तो हमने यूजी में पढ़े थे, हमको तो पता ही नहीं था। तो पीजी में आने के बाद जब पीजी आप करके निकले, एक साल तो आपका ऐसे ही गुजर जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। पता चला डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि हमें टॉपिक कैसे ले, पता चला कोई किताब में टॉपिक बोल रहा है, कोई नेट पे टॉपिक बोल रहा है। ऐसी क्योंकि आदमी एक नई जगह जाता है तो उसे चीजें अगर पता नहीं होती है तो वो अपनी चीजों में परेशान रहता है। तो एक साल तो उसका ऐसे परेशानी भी गुजर जाता है। जब थोड़ा बहुत समझ में आता है वहां से परेशानी शुरू होती है, तो फिर थेसिस सबमिशन तक परेशानी नहीं लगेगी। तो सबसे बेहतर जो तरीका है आप लोगों के लिए कि आप कॉलेज जब भी आते हैं, आप सबसे पहले जो अपना लिटरेचर, अगर मान लीजिए कि मेरा अपना टॉपिक डिसाइड नहीं भी हुआ है तो जो यूनानी की बड़ी किताबें हैं जैसे कामिल सना है, अल कानून है, या इसी तरीके से आपके मुअल्लक़ मुक़ाबला है, किताबुल फ़ाक़िह है, अल हादी है, या इसी तरह से किताबुल कुल्लियात है। तो ये सब जो बड़ी किताबें हैं हमारी, इन किताबों को आप शुरू से पढ़ने की कोशिश करें। जो आपके सब्जेक्ट से हर किताब के अंदर आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड उसमें चीजें मौजूद होंगी, उस चीज को आप पढ़ते रहे। उससे क्या होगा कि जब आपका टॉपिक डिसाइड होगा तो एक पढ़ने की हैबिट आपकी शुरू होगी, तो वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अरबी के अंदर एक कहावत है कि खैरो जलीसिन फिल ज़माने किताब, जमाने के अंदर सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो किताब है। आप देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर जितने लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनको किताबें पढ़ने का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है।
यानी अगर बिल गेट्स का देखें तो 13 घंटे आज भी वो डेली किताब पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है अपने खाली टाइम को वो किताबों के अंदर गुजारते हैं। तो अगर हमारा निर्माता अगर किताबों से जुड़ा रहेगा, यकीनन आने वाले दिनों में आपको उसका फायदा। जरूरी नहीं, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप अपने सिलेबस की किताब पढ़ें, मोबाइल देखने से तो अच्छा है आप एक मैगजीन ही पढ़ें, चाहे वो क्रिकेट का ही उससे हो, चाहे वो मूवीज से रिलेटेड हो, चाहे कोई इन्वेंशन से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप करना चाहें तो अपने टाइम का आप यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा आपका। अभी आप देखिए कि आपको संडे में जो ऐसा मीडिया आता है, उस संडे में एक वो पेज रहता है, साइंटिफिक रिसर्च का एक सिंगल पेज होता है। उसमें जो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें चीजें लिखी होती है। आप संडे संडे भी सिर्फ उस पेज को पढ़ें तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि यार पूरी दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। अभी एक पेपर जो उसमें दिया लग रही है, जो आप केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, 118 एलिमेंट आपने पढ़ा होगा। अभी उसमें दिया था कि 4 एलिमेंट की और खोज हो गई है, अभी उसका नाम नहीं रखा गया है और प्लेस भी डिसाइड नहीं, क्योंकि प्लेस जो है एटॉमिक नंबर और उसके कैरेक्टर के हिसाब से है कि भाई वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि बी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि एम ब्लॉक का एलिमेंट है। अभी ये भी डिसाइड नहीं हो पाया। तो आने वाले दिनों में पीरियोडिक टेबल में उसका प्लेस क्या है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, ये तमाम चीजें हो रहेगी। तो अगर आपको पढ़ने पढ़ाने के कारण से अगर अपने आप को रखेंगे तो नई चीजें आपको दिन ब दिन पता चलती रहेंगी। और मोबाइल तो एक बहुत ही क्लियर चीज है, और खास तौर से जो सोशल साइट है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये सब, और आजकल तो वो जो रील्स वाला आ गया है उससे तो तबाह बर्बाद करती है। खास तौर से नई जनरेशन को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो रील्स से है। तो इसलिए इन सब चीजों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपके लिए बहुत ही घातक है। और इस स्टेज पे तो बहुत ही ज्यादा, जहाँ ये सब चीजें क्या है, लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। इस लाइफ के टर्निंग पॉइंट को अगर आप सही से यूटिलाइज कर ले तो आगे आने वाले दिनों में जो चीजें होंगी वो आपके लिए बेहतर होंगी। देखिए रिस्क भी ये अलग चीज है, ये अलग बात है। एक आदमी पढ़ के कम कमा रहा है, एक आदमी बिना पढ़े हुए ज्यादा कमा रहा है। तो रिस्क का जो मामला है वो तो अल्लाह की तरफ से है, तो रिस्क को आप छोड़ दीजिए। रिस्क तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आदमी भीख मांग के खा लेता है, वो भी खा, उसका भी पेट भर जाता है। तो रिस्क की बात छोड़िए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से रहें, आपकी फैमिली सुकून से रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो यही वो 3 साल का वक्त है जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ को सही ढंग से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 साल अगर आपने सही से नहीं किया तो फिर आगे आने वाले दिन जब यहाँ से आप डिग्री लेके जाएंगे और जब आप इंटरव्यू देंगे तो फिर बड़ी मायूसी होती है। एक इंटरव्यू से वापस आया, दूसरे इंटरव्यू से वापस आया, तीसरे के बाद से एजुकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आप आने वाले दिनों में आप घबराएं नहीं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। पहले के मुकाबले, पहले तो एकदम से नहीं आती थी, अब तो अकेडमिक में भी है, फील्ड में भी है, मेडिकल ऑफिसर है, जितने हेल्थ बोल रहे हैं बहुत सारे। और साथ ही साथ आप अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल भी रख सकते हैं, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस 3 साल को बेहतरीन तरीके से गुजार लें। लेकिन मोटिवेशन इन रिसर्च, यदि रिसर्च किन किन चीजों की वजह से आपकी मोटिवेट होता है, उसमें पहला आप कह दिया डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद द कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स। यदि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि रिसर्च सिर्फ आदमी पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए करता है, ऐसा लोग को अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा होना, अपने नाम के आगे पीएचडी लगा होना, या उसके नाम के आगे कोई डिग्री लगी हो, इसके लिए भी वो रिसर्च करते हैं। अभी मैं पंजाब में था तो एक साहब एडमिशन के लिए आए बेवस में, तो साहब उनका बेटा भी था, मुझे लगा कि अपने बेटे का एडमिशन कराने आए। जब मैंने उनको डॉक्यूमेंट मांगा तो उसको खत्म करा दिया, तो पता चला कि उनकी एज क्या थी, 54 ईयर। कि अब आपको इस जमाने में बेवस करने की कौन सी ख्वाहिश पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी पीएचडी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे
टीवी से बड़ा था, मैं फील्ड में लोगों को देखता तो मुझे ये हुआ कि क्यों ना मैं बीएमएस करके देखूं कि उसमें चीजें है क्या। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम के आगे डिग्री लगाना पसंद होता है। अलग अलग आदमी का अलग अलग मोटिव होता है, उस मोटिव पे बेस पे कुछ लोग रिसर्च करते हैं। अभी का कैरिकुलम चल रहा था, एक स्टूडेंट जो साउथ का था, उससे पूछा कि तुम आगे के तुम्हारी क्या सोच है, क्या करना चाहते हो। बड़ी लोगों की सोच बड़ी अजीब अजीब होती है। उसने कहा मैं बीएमएस करने के बाद यूपीएससी निकालूंगा और यूपीएससी करने के बाद मैं एमबीए करूंगा, एमबीए करूंगा यूएस से। तो अगर उसको एमबीए करना ही है तो बीएमएस करने की क्या जरूरत है, और बीएमएस कर भी लिया तो यूपीएससी निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो अगर आप एमबीए करना चाहें तो किसी भी डिग्री कोर्स में आप एमबीए उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन ये लोगों का अलग अलग रुझान होता है, उनकी सोच होती है। आप देखते होंगे कि एक आदमी एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी में चला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव करके पता चला कि अपना बिजनेस डाल देता। तो ये लोगों का पर्पस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लोग जो रिसर्च करते हैं उनका मोटिव जो होता है सबका अलग अलग होता है। Desire to face the challenges in solving the unsolved problem. यानी कुछ लोग रिसर्च इसलिए करते हैं कि जो चैलेंजेस को फेस करने में उनको मजा आता है, यानी जो अनसॉल्व चीजें हैं उनको सॉल्व करने में उनको बड़ा मजा आता है। कुछ लोग रिसर्च इस पर्पस से भी करते हैं। करेक्ट, डिजायर टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। कुछ लोग रिसर्च इसलिए करते हैं कि उनको रिसर्च करने में मजा आता है, उनको अचीवमेंट रहता है। आप देखें चूंकि यहाँ पर हमारा कैंपस सिंगल है, अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते, फिजिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है या बायोटेक है, तो हम लोग अलीगढ़ में थे तो रास्ते में बहुत सारे डिपार्टमेंट पढ़ते थे। हम लोग शाम या रात उनको 10 बजे गुजरते हैं, 10 से पता चला क्या है, लैब पुलिंग के जो रिसर्चर है वो है और एक अटेंडेंट। पता चला कि वो रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक उनका रिसर्च वर्क चल रहा है। वो अपने लैब में, उनको उसी में मजा आता है, उनका सोना उठना जागना उनकी जिंदगी ही लैब में होती है। तो कुछ लोग उनको बहुत मजा आता है रिसर्च करने में, तो इसलिए कुछ लोग रिसर्च करते हैं। डिजायर टू बी द सर्विस टू सोसाइटी। कुछ लोग रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि अपनी सोसाइटी को कुछ दे सके। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो पब्लिक आप कह सकते हैं कि हैवी पब्लिक इशू के अंदर आती हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोग रिसर्च इस पर्पस से भी करते हैं। डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी। कुछ लोग रिसर्च इसलिए करते हैं कि उसके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा तो उसकी सोसाइटी के अंदर जो उसकी रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग इस वजह से भी करते हैं। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च की टाइप्स क्या है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर रिसर्च होता है तो उसके बेस पे आप क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, आपको एक सब्जेक्ट रहेगा जो सबके लिए कॉमन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। वहां आप रिसर्च की और भी बहुत सारी इसमें आप पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ मेन जो चीजें हैं सिर्फ उसको मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। पहला जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स सर्वेस एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये जो रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव, इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं फैक्ट्स का और उसको मुख्तलिफ तरीके से, यानी एक ही चीज को हम मुख्तलिफ तरीके से उसके अंदर उसको जांचने की, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो रिसर्च है वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट जो है एनालिटिकल रिसर्च। The researcher has to use fact or information already available and analyze these to make critical evaluation of the material. एनालिटिकल रिसर्च में ये करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन या जो फैक्ट ऑलरेडी मौजूद है, जो अवेलेबल है, उसकी हम एनालिसिस करते हैं। जाहिर है कि जैसे बहुत सारी चीजें आप सर्वे बेस में करते हैं, आप वो उससे उसका नाम पूछते हैं, उससे उसकी एज पूछते हैं,
उसका हैबिटाट पूछते हैं, या इसी तरीके से उसकी एज क्या है, या इसी तरीके से उसकी एजुकेशन क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो जॉब क्या कर रहा है, प्रोफेशन क्या कर रहा है। तो ये जो फैक्ट्स आपके पास है, इसके बेस पे आप किसी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे आपके पास डाटा थे, आपने एक उसमें चूज कर लिया ऑक्यूपेशन। अब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्यूपेशन की एनालिसिस कर रहे हैं। एक आदमी जो फिजिकल वर्क कर रहा है, एक आदमी जो ऑफिस में बैठ के चेयर पे काम कर रहा है, एक आदमी जो है बैंक में कैशियर के काउंटर उस पर चेयर पे बैठ के काम कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि ये जो कंप्यूटर में बैठ के कर रहा है, इसके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसे कौन कौन सा प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से उसके अंदर क्या, उसके माइंड के अंदर चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, या कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस आ रहे हैं। एक आदमी जो फिजिकल वर्क कर रहा है, तो इन दोनों को हम कंपेयर भी कर लेते हैं कि इसके में और उसके में फर्क क्या है। तो जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है, उस अवेलेबल डेटा के को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह का रिसर्च क्या कहलाता है, एनालिटिकल रिसर्च कहलाता है। एक है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च aims at finding a solution for an immediate problem facing a society or industrial or business organization. अप्लाइड रिसर्च में क्या है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं कि चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो किसी प्रॉब्लम से अगर वो फेस कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह की जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। एक है फंडामेंटल रिसर्च। Fundamental research is mainly concerned with the generalization and with the formation of a theory. Gathering knowledge for knowledge sake is termed pure or basic research. Research की जितनी किस्में हैं, उन तमाम किस्मों में सबसे मुश्किल जो होती है वो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। क्योंकि जो फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च होती है, उसके अंदर जितनी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बात सिर्फ यहाँ पर तिब्बत यूनानी की नहीं हो रही है, बल्कि किसी भी फील्ड में जब किसी भी चीज पे आप कर रहे हैं, तो हर चीज की कुछ बेसिक या उसके फंडामेंटल कुछ नजरियात होते हैं, कुछ थ्योरीज होते हैं। उन थ्योरीज को के बेस पे जो रिसर्च की जाती है वो सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि किसी भी थ्योरी को काटना, नई थ्योरी जनरेट करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो जितने भी रिसर्च की टाइप्स हैं, उन तमाम टाइप्स में सबसे मुश्किल जो रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च है। इसमें जो है उस फील्ड के जो थ्योरीज हैं, जो बुनियादी नजरियात हैं, उसको सामने रख के आदमी रिसर्च करता है। तो ये भी एक फंडामेंटल रिसर्च भी एक तरह का रिसर्च है। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। इसमें हम किसी भी चीज का अमाउंट या उसकी जो क्वांटिटी है, उस चीज को सामने रख के हम रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। इन कंसर्न विद द क्वालिटी फिनोमेना या फिनोमेना रिलेटेड टू द इवॉल्विंग क्वालिटी ऑफ माइंड। यानी ये क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये करते हैं, किसी भी चीज की क्वालिटी को हम जज करते हैं। जैसे एक ही चीज 4-5 कंपनी बना रही है, एक ही चीज 4-5 कंपनी अगर बना रही है, तो हम पांचों चीज की क्वालिटी को हम चेक करते हैं। क्वालिटी कई हिसाब से चेक की जा सकती है। अगर हम मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आएगा कि भाई मेडिसिन का एफिकेसी कैसी। पैरासीटामॉल 5-6 कंपनी बना रही है, तो 5-6 कंपनियों ने बनाए, तो हर एक की क्या है, एफिकेसी क्या है। कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता कौन है, पता चला एफिकेसी तो है, लेकिन रेट क्या है, एडजस्टेबल है। तो जो पब्लिक के अंदर ऐसे लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम है, फिर उनकी पहुंच वहां तक मुश्किल हो जाए। तो किसी भी चीज की क्वालिटी को अगर हम सामने रख के कोई रिसर्च करते हैं, तो ऐसा रिसर्च क्या कहलाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाता है। एक है कंसेप्चुअल रिसर्च। Conceptual research is that related to the same abstract idea or theory. It is generally used by philosophers and thinkers to
develop new concept or the reinterpret the existing. ये conceptual research ये भी एक तरह से आपका कंसेप्चुअल रिसर्च ये भी एक तरह से फंडामेंटल रिसर्च है, जो बेसिक रिसर्च है उसी बेसिक रिसर्च टाइप से है। ये आमतौर से ये लोग जो करते हैं फिलोसफर या जो थिंकर होते हैं वो लोग इस तरह का रिसर्च करते हैं। एक ही रिसर्च आता है एम्पिरिकल रिसर्च, रिसर्च बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। यानी इस तरह का जो रिसर्च है वो एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे होता है। अब लोग जो बहुत सारा जो यूनानी की जो थ्योरी है, हम कहते हैं जो यूनानी का इलाज मुआवजा है, वो बेसिकली क्या है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अब कहते हैं कि ये जो जैसे हमारी किताबों में दिया है कि अजवाइन खुरासानी जो है मुनव्विम है, तो मुनव्विम कैसे, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो अब उसको हम क्या करते हैं कि साइंटिफिक पैरामीटर पे हम करके देखते हैं ये आया जो वो कहा गया था उस टाइम में कि ये मुनव्विम है क्या है या नहीं है। तो अदविया में हम क्या करते हैं कि अजवाइन खुरासानी को लेके एनिमल पहले रिसर्च करते हैं कि एनिमल को उसका डोज, एनिमल डोज निकालने का एक अलग तरीका है, एक फार्मूले के तहत निकाला जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं उसको एनिमल पे भी स्टडी हो जाती है जैसा कि अदविया में होती है, तो वो मुनव्विम है या नहीं है उसको एक और हमको जैसे परमिशन है। आमतौर से तो ये होता है कि किसी भी दवा को जब तक वो क्लिनिकल ट्रायल से नहीं गुजरे तब तक आप उसको पेशेंट को नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि यूनानी दवाएं जो है वो हजारों साल से यूज हो रही है तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी आपके पास जो डेटा अवेलेबल है या जो हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है उस टेक्स्ट बुक के बेस पे हम डायरेक्ट मरीज को देके, जैसा कि मौलजात के लोग करते हैं कि उसी दवा को डायरेक्ट मरीज को देके हम चेक करते हैं। तो कभी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कभी हम मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की स्टडी है। तो ये कुछ और भी टाइप्स हैं, उसको आप जब रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे आप अपने सिलेबस के ताल्लुक से। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक तक तो ये जितनी भी चीजें थी ये जनरल चीजें थी। अब वो जो बेसिक चीज है रिसर्च एंड कुल्लियात जो मुझे टॉपिक दिया गया, पहला है उसमें आपके बेसिक रिसर्च, दूसरा है लिटरेरी रिसर्च, तीसरा है सर्वे बेस्ड रिसर्च और चौथा जो है वो उसूल इलाज। ये कुल्लियात के अंदर ये मेजर 4 ऐसे एस्पेक्ट हैं जहां से आप रिसर्च कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च में आपके अरकान और कुआ, ये 2 चीजें जो है अरकान में आपके रुकने मां, रुकने हवा, रुकने नाम और रुकने अर्ज। इस पर एनआईओ में तो अरकान पे अभी प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान साहब हैं, चारों अरकान पर उन्होंने काम करवाया है, रुकने मां, रुकने अर्ज, रुकने नाम और रुकने अर्ज पे। अभी भी इसमें अगर आप प्रोफेसर अशरफ कदीर साहब की आप प्रैक्टिकल वाली जो उमूर तर्बिया की किताब आई है, इस उमूर तर्बिया की उस किताब में उनसुर नार को गैर मादी उन्होंने लिखा है। अगर हम हो सकता है उनकी बात सही हो, कुछ लोग उनसे डिफर भी करते हैं, जैसा कि मैं भी उनसे डिफर भी कर रहा हूँ कि अगर हम उनसुर नार को गैर मादी कहते हैं तो जो अरकान की डिफिनेशन है वो अरकान की डिफिनेशन से बाहर है, क्योंकि अरकान में कहा गया कि अरकान ऐसी चीज को कहा जाएगा जिसका कुछ अपना जिस्म हो, जिसका कुछ अपना वेट हो, वो चीज अरकान। ये अरकान की आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि अरकान वो बसीत और मुफरद और मादे थे। तो अरकान क्या है, मादा है,
लेकिन अगर हम उनसुर नार को गैर मादी कहें तो फिर जो उस अरकान अरबा का जो नजरिया है वो अरकान अरबा का नजरिया बदल के अरकान सलासा हो जाएगा। तो हो सकता है उन्होंने किसी और बहुत सारी चीजें उसके उन्होंने उसको प्रूव करने के लिए लिखा है। मेरा इस पर भी काम करने की जरूरत है। और अभी मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था तो जो एग्जामिनर थे एग्जामिनर से इसी पर डिस्कस हो गया। शायद एग्जामिनर नाराज भी हो गए और शायद मेरे न सिलेक्शन होने की एक वजह ये भी थी कि मैं उनकी बात से डिफर करके और डिस्कशन थोड़ा सा लंबा चल गया। मैं आगे आने वाले दिनों में इस पर भी काम होगा कि क्या है। दूसरा है बेसिक रिसर्च में कोआ की जो बहुत सारी अक़साम जो बयान की गई है कुलियात के अंदर बेसिक तीन जो कोआ की इसमें है वो थे नफ्सानिया को थे हैवानिया और को थे तबिया। उस पर भी काम किया जा सकता है। कुछ कोआ पर काम हुआ है। अभी हमारे किसी स्कॉलर ने को थे तनासुलिया पे काम किया है। अभी उसका टॉपिक डिसाइड हुआ है लेकिन उसको हम सिर्फ साइंटिफिक वैलिडेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इस पर भी काम कर सकते हैं। दूसरा है कि लिटरेरी रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च में आप किसी भी जो लिटरेचर है यूनानी का उसको एक्सप्लोर करके भी कर सकते हैं। उसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी करके आप कर सकते हैं या उसको हम मॉडर्न पैरामीटर पे उसको कोरिलेट भी कर। उसमें जो लिटरेरी रिसर्च है उस लिटरेरी रिसर्च में या तो आप किसी भी टॉपिक को आप एक्सप्लोर कर सकते। जैसे एक पीजी स्कॉलर था हमारे डिपार्टमेंट में साइंटिफिक वैलिडेशन कि जो हुमायूं का कंसेप्ट था और आज के वक्त में हम उसको कैसे वैलिडेट करेंगे क्योंकि जब तक आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे साइंटिफिक पैरामीटर पे तो उस हुमायूं में जो जो तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर अख्तियार की जाती थी वही आप देखिए अभी कोरोना में जो चीज हुआ है कोरोना में स्पेशली वही हुमायूं की जो तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर थी वही तहफ़्फ़ुज़ी तदाबीर अख्तियार की गई कि उसमें आपका खमीर सदफ है उन्नाब है सबिस्ता है पैगाना है ये जो इस्तेमाल किया गया ये उसी टाइम का। तो थोड़ा सा कोरोना से हमारे सिस्टम को एक अच्छा फायदा ये हुआ कि लोगों की कम से कम अननोन से नोन हो। तो ये सब आप कर सकते हैं। साइंटिफिक पैरामीटर पे आप उसको ले आ सकते हैं या मॉडर्न पैरामीटर पे किसी चीज को आप कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे अखलाक की जो चीजें हैं कि खिलते दम है क्या, मॉडर्न पैरामीटर में खिलते दम किसको कहेंगे, उसकी खराबी से क्या क्या डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न पैरामीटर की चीजों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वे बेस्ड रिसर्च हम कुछ प्रोफार्मा के ताल्लुक से उसमें मिजाज का है अखलाक का है। तो खास तौर पे जो सबसे ज्यादा जो कुल्लियात में काम हुआ है वो मिजाज पे हुआ है। आज भी जो सबसे ज्यादा अगर आप देखें 5 स्टूडेंट है तो 5 में से 3 का कम से कम मिजाज पे रहता है। तो मिजाज पे सबसे ज्यादा काम हुआ है लेकिन अखलाक पे काम सबसे कम हुआ है। तो इस पर भी अभी अखलाक समझिए कि पूरा खाली है। हमारे यहाँ जितने 15-16 स्टूडेंट हैं उस 15-16 में सिर्फ एक ने अखलाक को लिया क्योंकि थोड़ा मुश्किल हुआ है उसमें और काम करना थोड़ा सा अभी तो सिर्फ एक्सप्लोर कराया उसको। आगे आने वाले दिनों में उसका साइंटिफिक वैलिडेशन या कोरिलेशन भी कराया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो उसूल इलाज का पार्ट है। उसूल इलाज में जितना इलाज भी तकदीर की जितनी चीजें वो सब का सब क्या है उसूल इलाज के अंदर आता है। चाहे वो हमाम हो हलक हो रियाजत हो इसी तरह से हिजामा हो तमाम चीजें क्या है उसूल इलाज के अंदर आती है। और फाइनल में एक पेपर है पूरा उसूल इलाज का। फर्स्ट ईयर में वो पूरी तवज्जो है आपका वो है और एक बायोकेमिस्ट्री है। फाइनल के अंदर जो है इखलाकी कुल्लियात और उसूल इलाज का पूरा एक पेपर है। तो जितना इलाज की तदबीर की जितनी चीजें हैं वो तमाम के तमाम उसूल इलाज के अंदर आती हैं। तो उसूल इलाज पर भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम उसूल इलाज पर हुआ है तो उस पर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ कुल्लियात के अंदर जो मेन जो टॉपिक था आगे अंदर से करने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ये जो बेसिक है
उसको आप ध्यान में रखें, खासतौर से जो बुनियाद के स्टूडेंट हैं वो उसको ध्यान में रखें कि हमें कौन सा टॉपिक कहाँ से चूज करना है, किस तरह चूज करना है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक। सबसे जो मुश्किल चीज है आपके लिए और सबसे ज्यादा होशियार रहना, क्योंकि यहाँ अगर आप एक बार यहाँ धोखा खा गए तो 1 साल आपके लिए गंदे साल बना। सबसे पहले टॉपिक मस्ट बी क्लियर। आप जो रिसर्च का टॉपिक ले रहे हैं वो रिसर्च का टॉपिक एकदम से क्लियर होना चाहिए। क्या ले रहे हैं, उसमें करना क्या है। जब तक आपका रिसर्च टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और रिसर्च टॉपिक क्लियर कब होता है, जब आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्लियर। रिसर्च टॉपिक आपका तभी क्लियर होगा जब आपको पता हो कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई दिक्कत या परेशानी है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं वही आपकी प्रॉब्लम है। जो आप काम करना चाह रहे हैं वही आपकी प्रॉब्लम है। तो टॉपिक को चूज करने से पहले सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपका टॉपिक जो है वो एकदम से क्लियर हो कि आपको काम क्या करना। आपके टॉपिक से ही पता चल जाए कि आप करना क्या चाहते हैं। यानी आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से टॉपिक मस्ट बी विजिबल। अगर टॉपिक विजिबल नहीं है तो फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते। विजिबल से क्या मुराद है? विजिबल से मुराद बहुत तरीके से हो सकता है। पता चला आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया जिसपे खर्च कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए का, ये विजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फिजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे ये फिजिबल है कि नहीं? आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपके यहाँ जो लैब है, आपके यहाँ जो सहूलियात हैं, उसके बेस पे आप फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि मैं ये जो टॉपिक ले रहा हूँ ये फिजिबल है क्या इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? अगर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर मिलेगा? वो इंस्ट्रूमेंट कितने का है? वो इंस्ट्रूमेंट हमें कॉलेज प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? क्या उसको हम पर्सनली बियर करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तमाम चीजें क्या है, फिजिबिलिटी। तो टॉपिक आप ऐसा चूज करिएगा जो कैसा हो, फिजिबल। अगर टॉपिक फिजिबल नहीं है समझ जाइए आपके लिए दर्द सर है आगे के लिए। तो टॉपिक चूज करने से पहले दूसरी चीज आप याद रखिएगा, टॉपिक की फिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने अपने टॉपिक की फिजिबिलिटी को चेक नहीं किया, इसी तरह से फिजिबिलिटी इस पर भी चेक किया जाता है कि इस काम को करने में हमें परेशानी क्या क्या है, इस काम को करने में हमें परेशानी क्या है। जैसे बहुत सारा ऐसा रिसर्च रहता है जो सर्वे बेस्ड रहता है, और ऐसा सर्वे जो डोर टू डोर पता चला किसी डिजीज है। अब जाहिर है कि डिजीज बेस्ड सर्वे बेस्ड है और डोर टू डोर आपको सर्वे करना है, और आपने ले लिया कि मुझे 200 लोगों से देना, 200 लोगों का सर्वे करना है। और डोर टू डोर सर्वे जाहिर है कि आप कहीं से डेटा कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पटना कहीं हम डेटा कलेक्ट करते हैं, पता चला कि एक कहाँ से मिल रहा है, एक राजा बाजार का है, तो दूसरा सिटी का आपको मिल रहा है, तीसरा जो है नौशा का मिलेगा, तो चौथा जो है वो ईसोपुर का मिल रहा है। तो फिजिबिलिटी इसमें क्या है, एक दिन में आप एक कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। आपके पास टाइम 1 साल है। अब 1 साल का जो टाइम है आपका 365 दिन, 365 दिन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, संडे माइनस किया, 52 संडे खत्म हो गया। आपके पास कितना बचा, 300 दिन। 300 दिन में 16 सीए कितना बचा, 280 या 250 की मान लीजिए। अब 1 साल में ऐसा तो है नहीं कि अब हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी बीमार भी हो, कभी बुखार भी होगा, कभी जाने का दिल नहीं करेगा, कभी ठंडा होगा, कभी बहुत ज्यादा गर्मी होगी, कभी बारिश होगी, कभी कोई काम होगा, आप नहीं जा पाएंगे। फिर मिला जुला के आपको जो टाइम बचेगा वो 200 दिन से ज्यादा नहीं मिल पाता है। अब जाहिर है कि आपने ले लिया 200 और एक दिन में एक ही हो पाएगा, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो
तो फिजिबिलिटी आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपने चीजों की कि उसमें आने वाले बायस क्या क्या है, रुकावटें क्या क्या है। आप अपने टॉपिक को चूज करने से पहले उस टॉपिक के अंदर आने वाले जो बायस है, जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उस परेशानी को आप पहले सॉल्व कीजिए, बाद में अपना टॉपिक आप चूज करें। तो अगर परेशानी आपको पहले पता हो जाए तो फिर आप ऐसा टॉपिक चूज करेंगे जिसमें परेशानी, अब ये सोचोगे कि कोई परेशानी ही ना आए तो फिर रिसर्च भी नहीं हो पाएगी, तो काफी बेस्ट करिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ फिजिबिलिटी से बुरा ऐसी चीज जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। अगर सोल्यूशन नहीं है कोई तो फिर ऐसा टॉपिक भी आप ना लीजिए। फिर चूज ए टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड। अब कह रहे हैं बहुत सारे लोग क्या रहता है कि किसी को मौलिकार पसंद है, किसी को आकाश पसंद है, किसी को सिर्फ पैसा ही चाहिए, किसी को कोई खास ब्रांच ही चाहिए। अभी एक लड़की जो यहाँ से पैसे करा के गई, वो गायनी के लिए एकदम से परेशान थी, जब उसको सर्जरी मिल रहा था, सर्जरी ना लेकर के उसको उसका इंटरेस्ट है। तो लोगों को जरूरी नहीं कि जो चीज आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है दूसरे आदमी को उसी चीज में इंटरेस्ट है। तो अलग अलग लोगों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग रहता है। तो आप अपने उस टॉपिक को आप चूज करें जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है। तो अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आप अपने टॉपिक को चूज करें। दूसरा ये है कैपेबिलिटी ऑफ स्कॉलर। स्कॉलर्स की कैपेबिलिटी क्या है, क्या आप जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें कितनी मेहनत है, क्या आप उस लायक हैं कि आप उतनी मेहनत कर सकते, क्या आप उतना टाइम दे पाएंगे, क्या आप वो कर पाएंगे। तो कैपेबिलिटी भी जरूरी है। आप अपनी, क्योंकि हर इंसान अपनी कैपेबिलिटी जानता है कि मेरे अंदर मैं कितना कैपेबल हूं इस काम को करने के लिए। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से भी अपने टॉपिक को आप चूज करेंगे। इसी तरह से कैपेबिलिटी ऑफ गाइड, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, क्या वो इस लायक है कि वो आपके उस काम को करा सकता है। क्योंकि हर आदमी की फील्ड अलग अलग होती है, हर आदमी की फील्ड जो है अलग अलग होती है। तो आप जो टॉपिक ले रहे हैं या जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, क्या वो उस फील्ड का है, क्या जो आप टॉपिक ले रहे हैं आपका गाइड वो काम करा सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ करा सकता है तो फिर लेने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं जिसके अंदर में काम कर रहा हूँ वो ये काम नहीं करा सकता, तो फिर आपको ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना चाहिए। अपने टॉपिक को चूज करने से पहले ये 5-6 बातें आपको हर हाल में याद रखनी है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि आपको अपने टॉपिक को चूज करने से पहले इतनी चीजों को आप जरूर सामने रखिएगा। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया और एक बार बोर्ड ऑफ स्टडी से आपका टॉपिक पास हो गया तो आप फिर अपने टॉपिक से वापस नहीं आ सकते। जब तक अभी कॉलेज लेवल पे है, आप एक टॉपिक को 10 टॉपिक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन एक बार बोर्ड ऑफ स्टडी से आपका टॉपिक पास हो गया तो उसके बाद आप अपने टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे वो दवा से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो एनालिसिस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का। एक बार बोर्ड ऑफ स्टडी से आपका टॉपिक अगर पास हो गया तो उसमें आप कोई भी फिर चेंज नहीं कर सकते। तो अपने टॉपिक को चूज करने से पहले इन तमाम चीजों का ध्यान रखिएगा। हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक को चूज करने के लिए हम 5 चीजें देखते हैं। पहला है वाई, दूसरा हु, तीसरा व्हाट, चौथा जो है वेयर और 5वां जो है व्हेन। यानी ये 5 चीजें आप अपने सामने रखें, आप अपने रिसर्च टॉपिक को चूज करेंगे। कह रहा व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक, यानी आप जो ये टॉपिक चूज कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब अगर आपके पास है तो आप उस टॉपिक को आप चूज करेंगे। दूसरा है कि आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस टॉपिक। जो टॉपिक आप ले रहे हैं उस पर इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा। पेशेंट है, कोई सर्वे है, बुक है, पेशेंट है, कौन आपको उस पर इंफॉर्मेशन देगा, ये आपको सामने रखना है। तीसरा है आपका
व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक? इस टॉपिक का मेजर क्वेश्चन क्या है, जो आपकी असल में रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं? क्योंकि रिसर्च क्वेश्चन अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आप रिसर्च करने में आपको दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर नहीं, इट मींस आपका टॉपिक क्लियर नहीं है। फिर योर टॉपिक इंपॉर्टेंट, यानी जो आप टॉपिक आप यूज कर रहे हैं वो टॉपिक किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? लोकल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, किसी स्पेसिफिक आपको पैशन से रिलेटेड है, या आप जो टॉपिक ले रहे हैं उससे अफेक्टेड कौन हो रहा है, ये आपको देखना है। लास्ट जो है कि व्हेन योर टॉपिक इंपॉर्टेंट, इट इज करंट इवेंट और हिस्टोरिकल इशू, या कंपेयर योर टॉपिक बाय टाइम पीरियड, यानी जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो करंट इवेंट के हिसाब से आप ले रहे हैं, या कोई उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च आपकी है, या आगे आने वाले दिनों में जिसको हम प्रोस्पेक्टिव रिसर्च कहते हैं। तो टॉपिक को लेने के लिए आपको ये भी देखना है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव में कर रहे हैं या प्रेजेंट इवेंट के हिसाब से आप कर रहे हैं या रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो अपने टॉपिक को चूज करने के लिए ये 5 चीजें आपको अपने जहन में रखना है, और इसको जहन में रखते ही आप अपने टॉपिक को आप चूज करेंगे। प्रॉब्लम इनकाउंटर बाय रिसर्च इन इंडिया, हिंदुस्तान में जब कोई रिसर्च करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? उसमें पहला है कि द लैक ऑफ ए साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च। यदि हिंदुस्तान के अंदर जो रिसर्च के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग इसके लिए नहीं दी जाती, कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कौन सा मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी ट्रेनिंग रहती हमें रिसर्च करने में आसानी होती। इसी तरह से insufficient interaction between university research department and the side business establishment, government department and research institution on other side। उसमें एक लैक ये भी है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च हो रहा है तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में उसका कोऑपरेशन नहीं होता है। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो रिसर्च हो रही है किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसका कोलैबोरेशन बहुत कम होता है, या तो ना के बराबर, या इसी तरह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो नहीं होता है, या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उसकी इनसफिशिएंट आपस की जो तालमेल है जिनको हम कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन ईच एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा हमें काम करने में उतनी सहूलियत हो। अगर इस तरह से चीजें मान लीजिए जैसे अभी अदविया में हमारे पास लैब नहीं है, अदविया की तो अदविया के स्कॉलर्स कहाँ जाना है, आपके वेटनरी कॉलेज है। तो वेटनरी कॉलेज में जो एनिमल रिसर्च हो रहा है ये क्या एक तरह का इंटरेक्शन है कि किसी कॉलेज का इंटरेक्शन किसके साथ है, वेटनरी कॉलेज से। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन है अगर इस तरह के इंटरेक्शन अगर हर जगह मौजूद होते तो हमें काम करने में परेशानी कम से कम आती, लेकिन इस तरह का इंटरेक्शन न होने की वजह से हमें परेशानी ज्यादा आती है। इसी तरह से most of the business units in our country do not have the confidence that the material supplied by them is researchers। यानी बहुत सारे ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो ये नहीं करते कि उनको जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है उस पर कोई रिसर्च हुई है कि नहीं, चाहे वो किसी भी फील्ड की। तो जो भी कंपनी जिस मटेरियल को वो ले रही है उस मटेरियल पे रिसर्च हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी एक लैग है। इसी तरह से एक और जो है कि do not exist a code of conduct for researcher and inter university and inter department। यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट एक होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं
उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए कानून होना चाहिए, या इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी का दूसरे यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन होने का एक कानून अगर रहता, तो ये जो लैक है या जो रिसर्च के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम कम से कम हो जाए। तो ये भी एक लैक होने की वजह से हमारे यहाँ रिसर्च करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग इज नॉट सैटिस्फैक्टरी एंड मेनी प्लेसेस एंड मच मोर ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ रिसर्चर आर स्पेंट इन ट्रेसिंग आउट बुक्स, जर्नल या रिपोर्ट्स। किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लाइब्रेरी है। अगर लाइब्रेरी ना हो तो जो काम आपका 10 मिनट में होना है वो 10 दिन में भी नहीं हो सकता। लाइब्रेरी नहीं होगी तो बुक्स नहीं होंगी, बुक्स नहीं होंगी आपके पास तो आप उस बुक्स को मटेरियल पढ़ने के लिए, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आप दूसरी जगह जाएंगे। अगर आपके पास अपनी लाइब्रेरी हो, आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं कि अलीगढ़ के जो स्टूडेंट है उसमें कोई स्वभाव का फर्क है, बल्कि फैसिलिटी किस चीज की है? लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी तो है ही है, उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट में एक लाइब्रेरी है। हॉस्टल के अंदर रीडिंग रूम बनाया है, वहां से भी किताबें होती है और किताबें इशू होती है। तो ये जो लाइब्रेरी सिस्टम है, तो एक स्टूडेंट जिसके पास पैसे नहीं है वो सिर्फ लाइब्रेरी की बुक यूज करके वो तमाम चीजें कर देगा। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा होने की वजह क्या है कि वहां पर लाइब्रेरी सिस्टम जो है हर स्टेट पर बना है। यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है वो लाइब्रेरी सिस्टम की है, जहाँ पर किताबों के साथ साथ सिर्फ किताब ही की जरूरत नहीं है, किताब के साथ साथ वहां पर बैठकर पढ़ने की भी जरूरत है। और साथ ही साथ लाइब्रेरी के अंदर ऐसा स्टाफ होना चाहिए जिसको ये पता हो कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर बुक कौन कौन सी। अभी मैं अपने रिसर्च के लिए मैं अलीगढ़ गया था जब, तो वहाँ जो मैडम थी हमारे, मैं कल से ही लाइब्रेरी गया था, कुछ पुरानी किताबें मैंने सिर्फ उनसे मांगा कि मुझे ये किताब चाहिए। मतलब उन्होंने फट से रजिस्टर निकाला और वो देखा 18 नंबर के लिया में ऊपर वहां पर। तो इससे क्या हो गया, आपका टाइम बच गया। यानी जो टाइम आप उसको ढूंढने में लगा था कि पता नहीं कहाँ रखी है वो कैसे, तो चीजों का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। तो लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी रिसर्च में। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। शायद बहुत सारी चीजें आप अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने गाइड से, जो आपका वीकली सेमिनार होता है उस वीकली सेमिनार में आप बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था और सर ने रिसर्च के बेसिक्स को भी बताया था, साथ में एक रिसर्च टॉपिक को यूज करने के क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, इसमें सर ने अपनी जानकारी मांगी। शुक्रिया।